आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह मुंबई से हमारे सहयोगी। जयप्रकाश, बहुत डिटेल में आज देवेंद्र फडणवीस ने जो है वो बातें बताई हैं और साफ और खास तौर पर जो मनसुख हिरेन का और सचिन वाजे का जो कनेक्शन था उसके बारे में कुछ नई बातें आज पता चली। जैसे वो स्कॉर्पियो गाड़ी मनसुख हिरेन ने बेची थी सचिन वाजे को, जिसका पेमेंट वाजे ने नहीं किया था और वो अपना पेमेंट भी उनसे मांग रहे थे, लेकिन अपने रसूख का इस्तेमाल करके सचिन वाजे ने ना तो पैसे दिए बल्कि उनकी गाड़ी का ये इस्तेमाल भी किया। ये पहली बार सामने आया है सौरव ये बात कि सचिन वजे ने मनसुख हिरेन की जो गाड़ी है स्कॉर्पियो वो खरीद ली थी, लेकिन एक भी रुपया पेमेंट नहीं किया था और स्कॉर्पियो की गाड़ी का पैसा लगातार मनसुख सचिन वजे से मांग रहे थे। बाद में यही स्कॉर्पियो फरवरी महीने में सचिन वजे लाकर मनसुख हिरेन को दे देते हैं और बाद में यही गाड़ी एंटीलिया के बाहर पाई जाती है, उसमें जिलेटिन विस्फोटक पाया जाता है और बाद में मनसुख हिरेन की डेड बॉडी पाई जाती है। समुद्र के अंदर 5 रुमाल उनके मुंह में भरे हुए हैं, स्कार्फ उनके मुंह पे लगा हुआ है। अब बुरी तरह से उनकी हत्या की गई है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग, बहुत बड़ी कह सकते हैं इसके अंदर एक इंप्रूवमेंट या फिर एक खुलासा हुआ है कि मनसुख हिरेन का पूरा केस, मनसुख हिरेन की हत्या का पूरा केस सीधे एंटीलिया से जुड़ता है। एनआईए जो एंटीलिया की जांच कर रही है, एटीएस महाराष्ट्र जो मनसुख हिरेन के मर्डर की जांच कर रही है, अब दोनों जांच एक ही सिरे से जा रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सचिन वजे को एनआईए की 2 टीमें लेकर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट कर रही हैं। बाबुलनाथ मंदिर, ओपेरा हाउस और एंटीलिया, इन तीनों के इर्द गिर्द पूरा सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया जा रहा है। आपको पता होगा सौरव, आप मुंबई आते हैं, ये तीनों इलाके बहुत ही हाई प्रोफाइल पॉश इलाके हैं और यहां पर एंटीलिया के बाहर कार्माइकल रोड और अल्टामाउंट रोड के बाहर एक विस्फोटक भरी गाड़ी रखी जाती है, उसमें जिलेटिन रखी जाती है। बगल में मुकेश अंबानी की बिल्डिंग है। यानी कि क्या मैसेज देना चाह रहे थे ये, क्या इसके पीछे इनका मोटिव था, इसके पीछे वजह क्या थी? निश्चित तौर पर यह अकेले किसी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा ब्रेन है और वो ब्रेन कौन है, यही सवाल देवेंद्र फडणवीस उठा रहे हैं। क्या वो ब्रेन विधानसभा के अंदर बैठा हुआ है, क्या वो ब्रेन मंत्रालय के अंदर बैठा हुआ है, या फिर वो ब्रेन कोई और है, कोई आईपीएस ऑफिसर है? इस पूरे मामले में जो 2 बातें अभी हमारे सामने 2 बयान आए हैं जयप्रकाश। देवेंद्र फडणवीस ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह ये बहुत छोटे लोग हैं, ये पॉलिटिकल बॉसेस हैं, ये सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नारायण राणे तो खुलकर कह रहे हैं कि सबके पीछे मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री के कहने पर ही बहाली की गई थी सचिन वाजे की। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी निलंबित पुलिस अधिकारी को अगर आपको दोबारा पुलिस सेवा में लेना है और कोर्ट का मैटर पेंडिंग है तो एक रिव्यू कमेटी बिठानी पड़ती है। उस रिव्यू कमेटी में 3 आईपीएस अफसर होते हैं, एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर होता है, एक रिटायर्ड जज होता है। अब उस रिव्यू कमेटी में कौन था और कितने जल्दी उस रिव्यू कमेटी ने सचिन वजे को रिज्यूम कर लिया ड्यूटी में और सचिन वजे के साथ 3 और निलंबित अधिकारियों को रिज्यूम कर लिया। सचिन वजे को क्राइम ब्रांच लाया गया, सीआईयू का चीफ बनाया गया, वहां पर 6 बड़े-बड़े केसेस सचिन वजे को दिए गए। उसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच, संदिग्ध मौत की जांच हो रही थी, उसमें भी सचिन वजे इन्वॉल्व हुए। दिशा सालियन की मौत की जांच हो रही थी, उसमें भी सचिन वजे इन्वॉल्व हुए। टीआरपी केस की जांच हो रही थी, उसमें भी सचिन वजे इन्वॉल्व हुए। और जाहिर है कि सचिन वजे का कद आखिर इतना ऊंचा क्यों बना दिया गया? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओहदे की जहां तक बात है, कद की बात है, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद मुंबई पुलिस में इसी व्यक्ति का कद माना जाता था। हमारे साथ इस वक्त 2 पॉलिटिकल मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शायना एनसी जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से और संजय गुप्ता जी शिवसेना से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता साहब, आज बीजेपी ये कह रही है कि हम जो कहते थे वो आज सच साबित हुआ और उनके दबाव में आपको पहले सचिन वाजे को हटाना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा और आज पुलिस कमिश्नर को भी हटाना पड़ा। हेलो, आवाज जुड़ी हुई है मेरी? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल सुन पाए? संजय जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ फोन की प्रॉब्लम है, लेकिन आज शिवसेना से बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाने का वक्त है कि आखिर इस सचिन वाजे की बहाली किसके कहने पर की गई, क्यों की गई। संजय जी की अगर आप मुझे सुन पाए तो प्लीज बताइएगा। संजय, आपको आवाज मेरी आ रही है तो अब बताएं आप।
जी हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। मैं आपसे ये कह रहा था कि भाजपा ये कह रही है कि जिस सचिन वाजे को का बचाव आपकी पार्टी करती थी, मुख्यमंत्री करते थे, उस पर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है और आज कमिश्नर को हटाया गया। इसका मतलब ये मामला काफी गहरा है और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। संजय जी, देखिए, शक तो किसी भी बात पे किया जा सकता है और शक का कोई आधार नहीं होता। शक का आधार होता भी है, कई बार नहीं भी होता। अब शक के आधार पर सरकार जो भी एक्शन ले सकती है वो सरकार एक्शन लेती है। अब जिस तरह से सचिन वाजे को जोड़ करके सरकार के साथ देखा जाता है, हेलो, जी हाँ, जिस तरह से सचिन वाजे नेता है, इसी तरह से एक ऑफिसर थे 1983 बैच के रविंदर आगरे, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और उनके ऊपर 63 इनकाउंटर हैं। 63 इनकाउंटर के साथ साथ आज भी उनके ऊपर कई हत्या और फिरौती के केस चल रहे हैं, मगर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया तो पाक साफ हो गए। लेकिन सचिन वाजे ने शिवसेना क्या ज्वाइन की थी, उस बात को लेकर के ये अब सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सर, हम तो अभी ये बात उठा ही नहीं रहे कि वो शिवसेना का कभी मेंबर भी था। वो तो मुंबई पुलिस का अधिकारी था, लेकिन उसकी बहाली कैसे हो गई? एक दागी व्यक्ति, सस्पेंडेड व्यक्ति जिसके ऊपर कस्टोडियल डेथ का मामला है, उसको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर किसने लाया? जी संजय जी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के संविधान और कानून के अनुसार अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी मामले में सस्पेंड है, जब तक कि कोर्ट से उसको ट्रायल के अंदर दोषी साबित नहीं किया जाता, तब तक सरकार कभी भी उसको रिस्टेट कर सकती है 3 महीने के बाद। उसी कानून के तहत सचिन वाजे को भी रिस्टेट किया गया और सचिन वाजे को रिस्टेट उस परिस्थितियों में किया गया था जब मुंबई पुलिस के कम से कम 20 से 28,000 पुलिस कर्मचारी ऐसे थे जो कोरोना से संक्रमित थे जी। तो उस वक्त में सचिन वाजे को ज्वाइन कराया गया। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अगर बाय चांस किसी मामले में इन्वॉल्व है या नहीं है, उसके ऊपर जांच एजेंसियां ही तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। अगर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आज एनआईए कर रहा है, आपसे सचिन वाजे से इतना प्यार क्यों था शिवसेना को? आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे 2018 में, तब भी उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा था कि इसकी बहाली कर लीजिए, उन्होंने मना कर दिया था। आप 2018 से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में फिट किया जा सके, यह आरोप है। जी नहीं, ठीक है, ये बात तो कितनी सच है कितनी सच नहीं है तो उद्धव साहब बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह से आरोप लगाया तो इस विषय में बात नहीं हो। लेकिन इनके एक ऑफिसर थे रविंदर आगरे, जिनके ऊपर 63 इनकाउंटर की और कई फिरौती और हत्या के मामले शामिल हैं, जिसपे उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया। जिस दिन उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगेगा तो उन पर बात कर लेंगे। आज तो सचिन वाजे पर लगाया, सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली तो दोषी थोड़ी साबित हो जाएंगे। मैं आता हूं आपके पास, गुप्ता साहब, मैं आता हूं आपके पास। जयप्रकाश, अब सवाल यह है कि एनआईए की जांच कहां तक जाएगी? आज अगर महाराष्ट्र सरकार को मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाना पड़ा है, मेरा सवाल जयप्रकाश से है, तो इसका मतलब उन्हें इस बात का शक था कि एनआईए देर सवेर मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी पूछताछ कर सकती है। जयप्रकाश जी सौरव, आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि आज अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला किया, इसका मतलब सरकार को यह डर था कि एनआईए की जांच कमिश्नर स्तर तक भी पहुंच सकती है। बिल्कुल, देखिए, अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर पद पर रहते हुए अगर किसी आईपीएस, सीनियर आईपीएस अधिकारी की, जो डीजी लेवल का अधिकारी हो, उससे अगर पूछताछ होती है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की किरकिरी होगी। और यही बात शरद पवार ने भी साफ तौर पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मंत्रियों को कह दी थी। अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर हैं, वो एनसीपी के कोटे से आते हैं और एनसीपी नहीं चाहती थी कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उसमें कहीं भी किरकिरी हो पार्टी की किसी भी स्तर पर। और यही वजह है कि तबादला किया गया परमवीर सिंह का, और ऐसा तबादला किया गया जो उनको होम के जो होमगार्ड होते हैं उनके डीजी पद पर उनको पोस्टिंग की गई है। अब अगर वहां पर उनसे एनआईए पूछताछ करती है तो एक जो बहुत प्रतिष्ठित पोस्ट है मुंबई पुलिस कमिश्नर की, वहां पर कोई दाग नहीं लगता। और शायद ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है सरकार की, क्योंकि इस पूरे मामले में सौरव, जैसे पहले भी आपने बताया कि सचिन वजे निश्चित तौर पर सीधे रिपोर्ट करते थे परमवीर सिंह को। सचिन वजे ने खुद ये सारा
कॉल लिया, खुद वो स्कॉर्पियो लेकर गए, उसमें जिलेटिन की छड़ें डाली, वो उन्होंने एंटेलिया में पार्क किया। ये अकेले काम वो नहीं कर सकते। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर पद का व्यक्ति या अधिकारी इतना बड़ा कॉल नहीं ले सकता कि वो देश के और एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर विस्फोटक रखने की कोशिश कर सके। तो इसके पीछे मंशा क्या है, वजह क्या है, और क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्रेन है और वो ब्रेन कहां पर है, इन तमाम चीजों की तफ्तीश एनआईए कर रही है। एनआईए सेंट्रल एजेंसी है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार को यह आभास हो गया कि कहीं ना कहीं वो मुंबई पुलिस कमिश्नर तक उसकी आंच पहुंच सकती है, जांच की आंच, और यही वजह है कि उन्हें आनंद फानन में तबादला कर दिया गया और जो डीजी थे महाराष्ट्र के उनको उठाकर मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया। अच्छा, आज देवेंद्र फडणवीस जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं मुंबई पुलिस या एटीएस के ऊपर सवाल नहीं खड़े करना चाहता, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव लगता है। और जिस तरीके से वो जो इनोवा गाड़ी थी वो एटीएस नहीं ढूंढ पाई और एनआईए को एक ही दिन के अंदर वो मुंबई पुलिस की वर्कशॉप में मिल गई सचिन, तो देवेंद्र फडणवीस का ये आरोप कि बहुत सारे सबूत एटीएस और मुंबई पुलिस के पास हैं लेकिन उनको कार्रवाई नहीं करने दी जा रही, इस पर जरूर सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, इस पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एटीएस इस जांच में एनआईए के पहले से आई हुई है। एटीएस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। मनसुख हिरेन ठाणे में रहते हैं, ठाणे एटीएस इसमें जुटी हुई है। महाराष्ट्र के 4 एटीएस की अलग अलग ब्रांचेस इसमें जुटी हुई हैं। एटीएस की अब तक 12 से 13 टीमें अलग अलग जगह छापेमारी कर चुकी हैं, कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी हैं। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन का बयान दर्ज कर चुकी हैं, लेकिन अब तक एटीएस को कोई बहुत बड़ी लीड मनसुख हिरेन के हत्या के मामले में मिली नहीं। दूसरी तरफ एनआईए एक हफ्ते पहले आती है, तुरंत एनआईए अपनी जांच की दिशा को फोकस करती है। सबसे पहले सचिन वजे के खिलाफ सबूत जमा करती है। सचिन वजे से 13 घंटे लगातार पूछताछ होती है और बाद में सचिन वजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद स्कॉर्पियो कार से जुड़ी इनोवा कार बरामद की जाती है, मर्सिडीज कार बरामद की जाती है। वो कुर्ता और पैजामा की बात आती है, जो पीपीई किट पहले बताया जा रहा था कि जो स्कॉर्पियो रख रहा है वो पीपीई किट पहना हुआ है, बाद में पता चलता है कि उसने कुर्ता पैजामा पहना था, बड़ी रुमाल लगाई थी, और तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हुए कई बातें क्रैक करती है। कई जो अनसुलझी गुत्थियां हैं वो एनआईए सुलझाती है 7 दिन में। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र एटीएस भी किसी के प्रभाव में है, क्या जांच महाराष्ट्र एटीएस की सही दिशा में चल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाया है, उनका सीधा आरोप यह है कि एटीएस पर वो सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि एटीएस ने बहुत बड़े बड़े मामले क्रैक किए हैं। मालेगांव का 2008 का धमाका हो, मालेगांव का 2007 का धमाका हो, या फिर दूसरे इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को पकड़ना हो, कई एटीएस ने जो गुत्थियां हैं वो सुलझाई हैं। तो ऐसे एक हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझा पाने में एटीएस अब तक क्यों बहुत बड़ी लीड नहीं बटोर पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान होंगे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से। बहुत जल्द लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।